हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं आरबीसी क्लास 12th। हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था फिफ्थ का नाम क्या है? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। अब तक हमने अपने सारे के सारे वीडियो आए थे इस चैप्टर के लिए, उसमें क्या क्या देखा था? किसी भी मैट्रिक्स में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, ये देखा था। उसके बाद में हमने देखा था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद में हमने ए इनवर्स निकालना सीखा था। अब देखिए आज के अपने इस वीडियो सेशन में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी सारणी के कुछ एक गुणधर्म है। किस प्रकार से किसी सारणी की सहायता से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, वो सारा कुछ हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही अच्छी प्रकार से अच्छे अच्छे उदाहरणों की सहायता से हम इस वीडियो को समझने वाले हैं। तो उससे पहले के लिए आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप जैसे कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 12 के विद्यार्थी को शुरू से ही क्या करना पड़ता है? शुरू जैसे आपका सेशन शुरू होता है तब से आपको एक लक्ष्य लेकर चलना है कि हमें अपने इस पूरे सेशन के दौरान उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, यानी जो आपने डिसाइड किया लक्ष्य, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो सबसे पहले शुरुआत से आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। शुरुआत से उस सब के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अब उस टाइम टेबल तो आपने बना लिया, उस टाइम टेबल से भी एक ज्यादा जरूरी है, आपने जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य ले रखा है उस लक्ष्य को पहले छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। ये मान लिया कि आपने पहले एक महीने में ये वाला पोर्शन तैयार कर लिया, दूसरे वाले एक महीने में ये वाला पोर्शन तैयार कर लिया। अब इन छोटे छोटे लक्ष्यों की सहायता से जब सारे छोटे छोटे लक्ष्य जुड़ जाएंगे तब हमारा बहुत ही बड़ा लक्ष्य हमारे सामने होगा। अगर हम ये छोटे छोटे वाले लक्ष्य लेकर नहीं चलेंगे तो हमारे इस प्रकार का पता नहीं चल रहा होगा कि हमारा इतना टाइम निकल चुका है और हमारी तैयारी जो है वो किस अनुकूल चल रही है। जैसे आपने किसी एक 7 दिनों के अंदर आपने तय किया, इन 7 दिनों के अंदर मेरे कोई भी 2 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपने लक्ष्य बनाया कि 7 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, अगर वो 7 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तब तो आप अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हो। अगर 7 दिन की बजाय आपको दिन ज्यादा लग रहे हैं तब आपको ये समझना चाहिए कि हमें अपना टाइम जो है मैनेज करना होगा, हमें अपना निश्चित टाइम टेबल बनाना होगा। निश्चित बनाए हुए टाइम टेबल में से कुछ भी हो, अगर आपने बनाया कि डेली का मुझे 5 घंटे स्टडी करना है तो उन 5 घंटों के दौरान आपको क्या करना, बाकी कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं करनी है। जैसे ही वो टाइम टेबल का आपको समय चल रहा हो, आपके किताब हाथ में होनी चाहिए, आप अपना काम करते हुए होना चाहिए। अब देखिए जैसे जैसे आपके छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होते जाएंगे, आप में खुद में अपने आप में कॉन्फिडेंस जाएगा। केवल और केवल आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस उत्पन्न नहीं होने देना है। तो जैसे जैसे आपके छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होते जाएंगे, बड़े लक्ष्य की ओर आप अग्रसर होते जाओगे। मान लिया आपने किसी भी एक चैप्टर की बात शुरू की, जैसे अभी हमने पीछे वाले वीडियोस में देखा था कि चैप्टर नंबर 3 जो हमारा मैट्रिक्स है, चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा डिटरमिनेंट है, ये सारे हमने देखे थे। आपने मान लिया कि मुझे 3 दिन में ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करना है, और जैसे ही आपने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, अब आप खुद का एनालिसिस कीजिए कि मैंने 3 दिनों के अंदर ये चैप्टर मैंने 3 देखा है और मुझे इस चैप्टर नंबर 3 में से क्या कुछ आता है। अपने आप का खुद सेल्फ टेस्ट लीजिए, कोई भी अच्छा सा क्वेश्चन देख के पेपर बनाइए खुद ही, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वो आंसर की भी तैयार कीजिए। अब अपनी खुद की कॉपी चेक कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सी चीज आप छोड़ के चल रहे हैं। और पेपर में जो क्वेश्चन आता है, पिछले साल के पेपर भी उठाकर दिए कीजिए कि आपने ये चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर में से पिछले साल किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, उस अकॉर्डिंग से बहुत ही अच्छी प्रकार से आपकी तैयारी होगी। तो बिना ज्यादा टाइम लिए हुए अब ये आपके शुरू करते हैं हमारा टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक क्या है हमारा? एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का पहला पॉइंट है सारणी के अनुप्रयोग का पहला पॉइंट। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखिए एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता क्या है। सबसे पहले मैं किन्हीं 3 बिंदुओं की बात करता हूं। माना कोई 3 बिंदु है, माना कोई 3 बिंदु P, Q व
आर है। कोई भी मान लिया 3 बिंदु है, जो तीनों बिंदु है वो क्या है, जो एक त्रिभुज के शीर्ष है, एक त्रिभुज के शीर्ष है। या फिर आपको इस लाइन को दूसरी भाषा में कहो तो ऐसा कह सकते हो, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, तथा पी क्यू आर के जो निर्देशांक है वो हमें दिए हुए हैं, तथा तीनों शीर्षों के निर्देशांक, जो हमें 3 शीर्ष दिए हुए हैं, उन तीनों शीर्षों के हमें क्या दिए गए हैं, निर्देशांक भी दिए गए हैं। मैं मान लेता हूं पहला बिंदु P है, पहले बिंदु के निर्देशांक है x1 और y1। दूसरा जो बिंदु Q है उसके लिए हो जाएगा x2 और y2, तथा तीसरा जो बिंदु है उस तीसरे बिंदु के लिए हो जाएगा x3 और y3। हमने क्या लिखा था, एक त्रिभुज PQR है जिसके 3 शीर्ष, तीनों शीर्षों के ये इस प्रकार से हमें निर्देशांक दिए हुए हैं। इसके अलावा अब मैं यहां लिखता हूं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। हमें पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, नेक्स्ट आएगा y3 माइनस y1 प्लस यहाँ आता है x3 और y1 माइनस y2। ये होता है किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए ये हमारे इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट होता है। आने वाले जो जितने भी वीडियो है उन सब में ये बहुत ही ज्यादा काम में आने वाले सारे के सारे प्रोसेस। हमने क्या लिखा था, x1 x2 x3। अब x जब 1 है तो इसके साथ 2 और 3 है, 2 के साथ 3 और 1 है, 3 के साथ 1 और 2 है। अब देखिए अब ये कहां से आया वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, मेरे पास में कोई भी 3 शीर्ष थे 1 2 और 3, इन तीनों को मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देता हूं। जैसे मेरे पास में कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डिटरमिनेंट बराबर पहले तो था इस प्रकार से, यहाँ x की 3 वैल्यू है मेरे पास, x1 x2 और x3। सेम इसी प्रकार से मेरे पास y की भी 3 वैल्यू है, y1 y2 और y3, ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसी के साथ ही यहाँ जो भी डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट होता है एक स्क्वायर के रूप में, यानी वर्गाकार होता है सारणिक। तो अब देखिए अब यहाँ x1 x2 x3 हो गया, y1 y2 y3 हो गया, और यहाँ मैंने 1 1 1 लिख दिया। अब देखिए इसमें ये वाला किस प्रकार से काम आ रहा है, मेरे पास में यहाँ x1 x2 और x3 होने चाहिए जो कि मेरे पास में फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ इसमें मैं क्या कर देता हूँ, देखिए मैं इसमें C1 के अकॉर्डिंग C1 से क्या कर देता हूँ, प्रसार कर देता हूँ। C1 से प्रसार करने पर, अब C1 से प्रसार करेंगे तो मुझे पता है पहले वाला प्लस का होता है, दूसरे वाला माइनस का होता है, तीसरे वाला फिर से प्लस का होता है। तो यहाँ पहले लिखा हुआ है x1 ब्रैकेट में। यदि ये वाला लेते हैं तो हमारे पास में ये वाले 4 बचेंगे, y2 ये लिख देता हूँ y2 इंटू 1 यानी y2, y3 इंटू 1 तो यानी y3, पहले वाला हो गया। दूसरे वाला x2 ये किसका है, माइनस का x2। अब देखिए जब x2 ले रहे हैं तो ये वाली रो नहीं लेनी है, ये वाला कॉलम नहीं लेना है, तो y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, ठीक है। आगे वाला होगा पॉजिटिव वैल्यू x3 के लिए, y1 माइनस y2, x3 के लिए क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। अब देखिए इन दोनों में ये वाला ब्रैकेट और ये वाला थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, देखिए मैं सेम बना देता हूं दोनों को। पहले तो यहाँ जो x1 लिखा है वो तो ठीक है, यहाँ लिखा है y2 माइनस y3, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन है। किस प्रकार से, यहाँ मेरे पास लिखा है y3 माइनस y1 और यहाँ है y1 माइनस y3। मैं यहाँ से माइनस का चिन्ह जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। माइनस का चिन्ह कॉमन लेने से मेरे पास क्या फायदा होगा, एक तो माइनस आने वाला और एक ये माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x2 और यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस का x3 और यहाँ y1 माइनस y2। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को यदि मैं कंबाइन कर दूं तो मैं क्या कह सकता हूं, देखिए मेरे पास इस प्रकार से आ जाएगा कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट
ये जो पूरे का पूरा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट इसकी वैल्यू है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये वाला डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ 1 1 एंड 1। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे कोई भी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हो और त्रिभुज के तीनों शीर्षों के अनुसार मुझे उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा उन तीनों के तीनों जो पॉइंट है, उन तीनों पॉइंट को डिटर्मिनेंट में लिख दो और उनकी जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम आगे देखते हैं कि इसका जो उदाहरण है, कोई भी संख्या, ये है हमारा उदाहरण नंबर 6। उदाहरण क्या कहता है, उदाहरण है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। अभी हमने प्रूव किया था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इस प्रकार से होता है कि 1/2 और आगे ये डिटर्मिनेंट होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है 3 शीर्ष है ए बी सी, जिनमें इस प्रकार से दिया गया है। देखिए x1 x2 y3, इन सब के अंदर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरे पास भी इस प्रकार से आएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी या सीधे ऐसा लिख देना आप इसकी जगह कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो यहां आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट, अब जो डिटर्मिनेंट आने वाला है, डिटर्मिनेंट कुछ इस प्रकार से आएगा, ये x1 y1, ये x1 ये y1, ये x2 y2, x2 y2, x2 y2 पे आ गया, वो है x3 और y3, ये x3 और ये y3, यहां लिखना है 1 1 एंड 1, ये इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा यहां लिखा है मेरे पास 1/2। किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए हम वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए किसी भी एक रो के अकॉर्डिंग या किसी भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग उसका प्रसार कर दीजिएगा। मैं इसी को ले लेता हूं, ये वाला जो मेरे पास में कौन सा है, R1, ये कौन सी है, फर्स्ट रो है R1, तो यहां लिख देंगे R1 से प्रसार करने पर ये पहला जो नंबर होता है वो होता है पॉजिटिव नंबर, तो इसके लिए ये वाला का 4 × 1 4 माइनस 1 × 3 3। सेकेंड वाला होता है माइनस का, तो ये लिख दिया मैं नेगेटिव, ये 3। ये वाला कॉलम, ये वाला रो नहीं लेना है, तो 5 × 1 -5 माइनस 4 × 1 4 प्लस लास्ट में बचेगा 1। इसके लिए ये वाले 4, 5 × 3 15, नेगेटिव वैल्यू है, माइनस 4 × 4 16। ठीक है, इस प्रकार की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में। अब मैं लिख देता हूं 1/2 ब्रैकेट 4 - 3 = 1, 1 × 2 2 माइनस -4 -5 -9 और ये माइनस के 3, माइनस माइनस हो जाएगा, पहली बात तो प्लस का 9 × 3 27। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा मेरे पास में यहाँ लिखा है, देखिए 15 जो है माइनस का, 16 जो भी माइनस का, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 31 आ जाएगा, माइनस का 31 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को जब ऐड किया जाता दिया था प्लस का 29 पॉजिटिव वैल्यू और 31 है जो नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पर मेरे पास ऑल ओवर बचेगा माइनस का 2। जब -2 को डिवाइड करेंगे +2 से तो यहाँ आएगा मेरे पास ओनली 1। और ये क्या है, हमारे दिए गए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जो भी हमारे पास एरिया होता है वो क्या इसमें होता है, वर्ग इकाई में, स्क्वायर फॉर्म में होता है। वो तो कोई भी एरिया होता है वो होता है स्क्वायर में। स्क्वायर यूनिट आ गई हमारे पास में। दिया गया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब देखिए, अब हमने ये देखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब हम देखते हैं यदि 3 बिंदु संरेखीय हो तब उनका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तब किस प्रकार से इनकी वैल्यू ज्ञात की जाती है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, 3 बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त क्या है। यदि 3 बिंदु संरेखीय है उनकी शर्त क्या है, कंडीशन ऑफ ए कॉन्केलेटिव ऑफ 3 पॉइंट, यानी 3 बिंदु के संरेखीय होंगे तब। देखिए यही वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास काम में आने वाला है। इसके लिए किस प्रकार से होगा वो मैं लिख देता हूं। देखिए मैं मान लेता हूं, माना कोई 3 बिंदु, वापस उसी प्रकार से मान लेता हूं P Q व R कैसे हैं, संरेखीय, कैसे हैं, संरेखीय, तथा उनके निर्देशांक
उनके निर्देशांक, उनके जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट जो मैंने पहले माने थे अभी फर्स्ट पॉइंट में, सेम उन्हीं को मान लेता हूं, x1 y1 x2 एंड y2 और यहाँ आ जाएगा x3 y3। ये इस प्रकार से हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ये भी ठीक है। अब देखिए माना कोई भी 3 पॉइंट जो है पी क्यू आर संरेखीय है और इन तीनों के निर्देशांक भी दिए हुए हैं। अब संरेखीय का मतलब क्या होता है? संरेखीय बिंदु तब होते हैं जब हमारे पास तीनों के तीनों दिए गए बिंदु एक ही लाइन पर स्थित होने चाहिए। अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन पर स्थित है तो हमारे पास देखिए ये मान लेता हूं, मान लिया बिंदु P है, यहाँ बिंदु Q है और यहाँ R है। क्या इन तीनों से कोई ना कोई ट्रायंगल बनता है? नहीं, ट्रायंगल बनता है पर उसका एरिया जो है वो 0 है। अगर ये बिंदु Q यहाँ होता तो ऐसा होता, ये Q नीचे आता 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 इसके ऊपर आ गया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 0। यानी यहां मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाला जो है 1/2 और आगे डिटरमिनेंट इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इस प्रकार से। देखिए अगर ऐसा कंडीशन है देन क्या होगा, 1/2 ये आगे डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये वाले 1 1 1, ये पूरा का पूरा बराबर आएगा 0 के। 0 के बराबर क्यों आया? अगर तीनों बिंदु संरेखीय है, अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन पर स्थित है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 0 के बराबर। यहां तक हो गया। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो ये देखिए 1/2 यहाँ इनटू में है, वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो ओनली मेरे पास यही बचेगा, ये 1/2 जो है आगे जाकर के 0 हो जाएगा। मेरे पास केवल ये बच गया। अगर 3 बिंदु संरेखीय है तो जो डिटरमिनेंट बनेगा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू बराबर में क्या आनी चाहिए? 0। सेम वही वाला फॉर्मेट काम लिया है। इसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था 1/2 और आगे ये वाला डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू निकाल लेते थे। अब की बार हमें क्या करना है, इस डिटरमिनेंट के बराबर है केवल 0, 1/2 जो था वो आगे जाकर के 0 हो गया। सेम इसी के आधार पर हमने 2 उदाहरण लिखे हैं, इन दोनों उदाहरणों को हल करते हैं। दोनों उदाहरण बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। देखिए पहले उदाहरण नंबर ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं जो ऊपर हमने लिख रखा है। उस उदाहरण को जैसे ही हल करेंगे उसमें हमें क्या लिखा गया है, हमें इस प्रकार से लिख कर दिया गया, यदि जो बिंदु दिए गए हैं, एक तो बिंदु है x, -2, दूसरा बिंदु है मेरे पास में 5, 2 और तीसरा बिंदु है 8, 8। 3 बिंदु दिए हुए हैं, इन तीनों बिंदुओं को मैं लिख देता हूं। पहला बिंदु है मेरे पास में x, -2, दूसरा जो बिंदु है मेरे पास में लिखा हुआ है 5, +2 और तीसरा बिंदु है 8, 8। और मुझे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है मुझे। x की वैल्यू किस प्रकार से निकल के आएगी? अभी अभी हमने क्या देखा था कि ये वाला जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है यदि दिए गए तीनों बिंदु कैसे हो, संरेखीय हो। तो देखिए इसको मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देता हूं, x1 यानी x, x2 यानी 5, x3 यानी 8, यहाँ लिखना है -2 +2 एंड 8, यहाँ ओनली 1 1 एंड 1 इज इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो अच्छी बात है। देखिए अब आगे किस प्रकार से करते हैं, R1 से या C1 से किसी भी एक के अकॉर्डिंग प्रसार कर दो। मैं यहाँ लिख देता हूँ R1 से प्रसार करने पर जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसके अकॉर्डिंग प्रसार कर देता हूँ। तो पहले वाला होता है पॉजिटिव वैल्यू, तो ये इस प्रकार से 2 × 1 2 -8 × 1 8, माइनस का चिन्ह। अब यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये भी माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +2 ब्रैकेट में। ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़नी है। 5 × 1 हो जाएगा 5, 8 × 1 हो जाएगा 8। इस प्रकार से हमने सेकंड एलिमेंट भी ले लिया। अब जो थर्ड एलिमेंट है ओनली 1 बचा हुआ है, इस 1 का क्या करेंगे, ये वाला 5 × 8 40 -8 × 2 16, यहाँ तक वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए इस पूरे के बराबर मुझे क्या लिख करके चलना है, 0। तो यहाँ देखिए यहाँ बचेगा मेरे पास ओनली -6 × x, तो यहाँ होगा मेरे पास -6x। यहाँ बचेगा -3 × 2 यानी -6, ये भी ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, ये 40 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, जबकि जो 16 है वो नेगेटिव वैल्यू है। इसमें से जैसे ही घटाओगे मेरे पास बचेगा 24। क्या बचेगा, 24 इज इक्वल टू कितना, 0। अब ये देखिए ये मेरे पास -6 है, इसको मैं आगे भेज देता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 6x पॉजिटिव वैल्यू, और इधर मेरे पास ये बचेगा 24 - 6। जैसे ही मैं इस प्रकार की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो 6x बराबर इसमें से इसको घटाने पर क्या बचेगा,
18 और यहां से मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 18/6 इज इक्वल टू 3। और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, ओनली +3। अब देखिएगा हमारे पास जब भी कभी लिखा गया हो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 और आगे डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू चाहे प्लस की आए चाहे माइनस की आए, हमें कभी भी वैल्यू को जो है नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है सदैव ही कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से हमने ये वाला एग्जांपल कंप्लीट कर लिया। सेम इसी प्रकार से इसी से रिलेटेड ये वाला है, ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अक्सर इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि या दर्शाइए कि दिए गए जो 3 बिंदु है वो तीनों बिंदु किस प्रकार के हैं, संरेखीय। तीनों बिंदु को पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिंदुओं को सीधा ही मैं किस रूप में बनाता हूँ, डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो डिटरमिनेंट देखिए यहाँ पहले मेरे पास में ये है x1, ये है y1, x2, y2, x3, y3, इन सब को यहाँ में लिख देता हूँ। ये मेरे पास में x1 और यहाँ मेरे पास में x2, ये मेरे पास में x3, तीनों लिख दिए। अब y1 लिखा है मेरे पास में a कोष्टक b प्लस c। अब y2 लिखा हुआ है b कोष्टक c प्लस a, और जो मेरे पास में थर्ड वाला लिखा है c a प्लस b, और यहाँ क्या होता है 1 एंड 1। अब देखिए मुझे बताना है कि ये वाले जो तीनों बिंदु है वो तीनों बिंदु एक ही लाइन पर स्थित है, यानी ये वाला जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर मैं बराबर 0 बता दूं तो मेरा काम सही हो जाएगा, क्योंकि ये 0 कब होता है, जब तीनों बिंदु कैसे हो, संरेखीय होने चाहिए। तो ठीक है, मैं इनको संरेखीय सिद्ध करता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ से ऐसा कैसा लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर b और c लिखा है, ये c1 है और ये जो c2 है, इसका मतलब ab प्लस bc है। तो मैं क्या एक संक्रिया लगा रहा हूँ यहाँ पर c1 में संक्रिया लगेगी कि c1 में जोड़ दो, आप क्या जोड़ोगे, c2 जोड़ दो। जैसे ही c1 में c2 जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ देखिए bc, यहाँ आ रहा है ca, यहाँ आ रहा है ab, ये तो तीनों पहले से थे। अब इसमें मैं जोड़ रहा हूँ, क्या जोड़ूंगा, c2 का मतलब ab प्लस ac, ठीक है। यहाँ पर जोड़ना है bc प्लस ab, तीसरे वाला ac प्लस bc, और लास्ट ये जो बीच में सेकंड रो है, सेकंड कॉलम, इसमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं है, जिस रूप में हमें दिया गया है हम उसी रूप में वापस लिख देते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया। और जो मेरे पास में थर्ड कॉलम है उसमें ओनली 1 एंड 1 लिखा हुआ है। अब देखिएगा मेरे पास में ये जो तीनों के तीनों एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट में या मैं ऐसा कह सकता हूँ C1 में से, किसमें, C1 में से a प्लस b प्लस c ab bc और ac क्या कर लेता हूं मैं, कॉमन ले लेता हूं। ये वाला इन तीनों में से कॉमन आ रहा है, अगर मैं ये तीनों में से कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ देखिए a प्लस b ab bc और ac, तो डिटरमिनेंट मेरे पास में आएगा 1 एंड 1। यहाँ मेरे पास में बच गया, मेरे पास देखिए a b c, ब्रैकेट में लिखा हुआ है b प्लस c प्लस a और a प्लस b, यहाँ लिखा है 1 एंड 1। हमने जब पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में हमने सीखा था, यदि किसी सारणिक में किसी डिटरमिनेंट में कोई भी 2 कॉलम या 2 रो समान हो तो उस पूरे की वैल्यू होती है 0। तो यानी कि इसकी तो वैल्यू हो जाएगी 0, और हमारे पास में इस प्रकार से आएगा कि a प्लस b प्लस c ab bc ca गुणा इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 0। तो ये ऑल ओवर क्या हो गया, 0। अतः तीनों बिंदु दिए गए थे, तीनों के तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेखीय है। इस प्रकार से हमने सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट किया है। 3 बिंदु संरेखीय है तो इसकी कंडीशन कौन सी है। अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट में किस प्रकार से दिया हुआ है। 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली जो लाइन है, जो रेखा है, उसका समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। और इसके आधार पर हम ये वाला एग्जांपल करने वाले हैं। उससे पहले ये देखते हैं 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का इक्वेशन जो है किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। मैं मान लेता हूं कोई भी 2 बिंदु, माना
P, पहला बिंदु क्या माना है मैंने P, जिसके कोऑर्डिनेट जो है x1 और y1 है, तथा दूसरा बिंदु में मान लेता हूं Q, जिसके निर्देशांक है x2 एंड y2। माना बिंदु P तथा Q को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु R है। क्या हुआ, एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है। इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास में जो एक लाइन बनती है, हमारे पास में जो एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट बनता है, उस लाइन रेखाखंड पर हमें एक कोई बिंदु R दिया हुआ है। क्या बिंदु दिया हुआ है, R, और उस बिंदु के निर्देशांक मान लेता हूं मैं x, y। क्या माना था हमने, माना एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, उन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु R स्थित है। अगर ये स्थित है तब P, Q व R तीनों बिंदु, यदि वे उसी लाइन पर स्थित है तो P, Q व R तीनों के तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेखीय होंगे। कैसे होंगे, संरेखीय होंगे। यानी वापस हम उसी कंडीशन में चले गए जो हमने अभी कंडीशन सेकंड देखी थी। संरेखीय कब होते हैं, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो। और ये भी वही बात बता रहा है कि दो बिंदु है, दोनों को मिलाने वाली लाइन पर एक बिंदु तीसरा स्थित है, तो तीनों बिंदु कैसे हो गए, एक ही लाइन पर हो गए, यानी तीनों बिंदु संरेखीय हो गए। अगर तीनों बिंदु संरेखीय है तो अभी हमने कंडीशन देखी थी कि x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1 एंड 1, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। और ये क्या है, यह एक रेखा की समीकरण है। यह क्या, एक जो लाइन है उस लाइन के लिए एक इक्वेशन हो जाएगी। अगर हमें कोई पॉइंट दे दिया जाए, 2 पॉइंट, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तब हमें इस वाली लाइन से ज्ञात करना है। तो देखिए उदाहरण की सहायता से हम बहुत अच्छी प्रकार से इसको समझने वाले हैं। किस प्रकार से हमारा उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण में बोला गया है कि 2 बिंदु है। कितने बिंदु है, 2। उन दोनों बिंदुओं की सहायता से, 2 बिंदु कौन कौन से, पहला बिंदु A है जिसके कोऑर्डिनेट लिखा है 4,3, और सेकेंड वाला जो है वो लिखा है -5,2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। मैंने प्रश्न केवल अब पहले यहीं तक पढ़ा, ठीक है। उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तो मुझे पता है इसका समीकरण किस प्रकार से आएगा। यहां लिख देता हूं 4, 3, 1, -5, 2, 1। थर्ड वाला बच गया, उसके लिए मैं क्या मान लेता हूं, तीसरा जो पॉइंट है वो x और y हो जाएगा। हमने माना था P और Q, किसने में क्या दिया, A और B। तीसरा जो बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x और y। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, किसके बराबर, 0 के बराबर। अब यहां से हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, किस प्रकार से हमारी इक्वेशन आएगी। मैं क्या कर देता हूं, ये वाला जो है मेरे पास में R1 के अकॉर्डिंग में क्या कर देता हूं, प्रसार कर देता हूं। R1 के अकॉर्डिंग प्रसार करने पर मेरे पास क्या कुछ वैल्यू आएगी, पहले लिखा है +4, तो ये वाला चला जाएगा 2 × 1 2, y × 1 यानी y, माइनस ये वाला 3, इस 3 के लिए क्या जाएगा 5 × 1 -5, माइनस x × 1 x, प्लस ये वाला ओनली 1 ब्रैकेट में। यहाँ क्या आएगा देखिए, इसके लिए इस 1 की बात हो रही है, -5 × y तो -5y, माइनस 2 × x तो ये आ गया मेरे पास 2x इज इक्वल टू कितना है, 0। अब यहाँ से मेरे पास में इक्वेशन आ रही है, देखिए 4 × 2 8, 4 × y 4y, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 × 5 15, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 × x 3x, ये दोनों 1 से इंटू होंगे, सेम वैल्यू बनी रहेगी, -5y -2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए x मेरे पास यहाँ -2 है, यहाँ पर मेरे x जो है वो +3 है, ऑल ओवर मेरे पास बचेगा ओनली +x, तो लिख देता हूँ x। अब मैं y की बात करता हूँ, यहाँ मेरे पास y जो है वो लिखा है -4 टाइम, यहाँ लिखा है -5 टाइम,
दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 और 5 मिलकर के माइनस के 9y हो जाएगा। अब केवल नंबर की बात करते हैं। नंबर मेरे पास देखिए 15 लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है 8, इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, तो जैसे इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो आ जाएगा 23 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये जो लाइन है ये वो क्या, रेखा की समीकरण, यह रेखा की समीकरण है। या फिर पूरी लाइन हम लिखनी चाहे तो लिख देंगे यह P व Q को मिलाने वाली रेखा की समीकरण है। इस प्रकार से हमने हाफ क्वेश्चन कर लिया है। दिया गया था 2 बिंदु है, उनको मिलाने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करो। अब तक हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, के की भी वैल्यू ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास ये हो। अब ये वाला जो पॉइंट है, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, उसके अकॉर्डिंग हल किया जाएगा। देखिए किस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब हमें त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं और उनमें से किसी भी एक जगह एक्स वाई जेड के ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है। हमें क्या दिया गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2। तो यहां मैं लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 आगे डिटर्मिनेंट x1 x2 x3। x1 क्या है, x1 है मेरे पास 4, x2 कितना है -5 और यह है k, 4 -5 एंड k। यहां तक आगे। अब इससे आगे x, ये y1 y2 y3, यहां लिखा है 3 2 एंड 0, यहां 1 1 एंड 1। इस पूरे के बराबर में वैल्यू है मेरे पास ओनली 2। अब देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ये जो 1/2 लिखा हुआ है इसको मैं आगे भेज देता हूं, 2 × 2 4 हो जाएगा और इधर मेरे पास ये वाला बचेगा। तो यहां देखिए मैं किस प्रकार से वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग प्रसार कर देता हूं। तो मैं R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर देता हूं। देखिए यहाँ 2 × 1 2 -0 माइनस ये वाला 3 और यहाँ आ जाएगा -5 -1 × k यानी k प्लस ये वाला 1। ठीक है। अब यहाँ 5 × 0 आ जाएगा 0 -2 × k, ये आ गया 2k। यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है कि 0 - 2k इज इक्वल टू 2 × 2 कितना आया था 4। अब इसको आगे देखिए क्या लिखते हैं, किस प्रकार से वैल्यू आएगी। 2 × 4 8, 5 × 3 15, पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि दोनों नेगेटिव है। 3 × k ये आ जाएगा 3k, यहाँ -2k है, इसको 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 2k इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए k 3 टाइम्स जो है पॉजिटिव वैल्यू है, 2 टाइम्स जो नेगेटिव वैल्यू है, ओनली बचेगा मेरे पास पॉजिटिव k। तो आ गया पॉजिटिव k इज इक्वल टू 4। अब ये मेरे पास दोनों नेगेटिव वैल्यू है, तो ये लिखा 15, ये लिखा है प्लस के 8, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 23। यहाँ पॉजिटिव है, आगे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ये देखिए यहाँ मेरे पास में k की वैल्यू आ गई 19, k की वैल्यू कितनी आ गई -19। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास में इस 2 की जगह -2 दे दिया जाए तो -2 की वजह से यहाँ -4 हो जाएगा और मेरे पास में कुछ इस प्रकार से वैल्यू आएगी -4 -23 इज इक्वल टू -27। इस प्रकार से हमने आज क्या देखा अपने इस वीडियो में, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा था। उसके बाद में हमने क्या देखा, यदि 3 बिंदु सरेखीय है तो उनकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है, और सब के लिए हमने एक एक उदाहरण देख लिए हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। ये वीडियो आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।